अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज से हम अपना बकायदा अपने इस कोर्स का आगाज़ करने लगे हैं, इसको स्टार्ट करने लगे हैं। हम देखेंगे कि जी इस कोर्स में थ्रू आउट दिस कोर्स हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, हमने सी प्लस प्लस ही क्यों चूज़ की और इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसको दूसरी लैंग्वेजेस पे क्या ऐसी बर्तरी हासिल है या ये प्रायोरिटी हासिल है कि ये सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो पैराडाइम है उनको डिस्कस करना है हमने। तो ये सारी चीज़ें जी हम इसके थ्रू आउट कोर्स स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्टरी कोर्स है, तो अल्लाह का नाम लेके जी स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने आज की वीडियो का ब्रेकडाउन है जी। इस वीडियो में हम अभी आगे चल के ये डिस्कस करेंगे कि जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों यूज़ करते हैं, फिर प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड जो बेसिक टर्म्स हैं उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की हम कोशिश करेंगे जो स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मतलब कॉमन है। उसके बाद फिर हम लास्ट पे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पैराडाइम है, जो उसके रियल कंसेप्ट्स हैं, उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और आगे अपने काम को बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जी ऊप है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक प्रोग्रामिंग टेक्निक या एक प्रोग्रामिंग मॉडल है और ये स्ट्रक्चर अप्रोच से थोड़ा सा डिफरेंट है और ये बात करता है ऑब्जेक्ट्स की। ये कंसेप्ट प्योरली जो बेस करता है वो ऑब्जेक्ट्स पे करता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट है क्या, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, बड़ा फुल फ्लेज किस्म की इस पे डिस्कशन करेंगे ऑब्जेक्ट एक्चुअली है क्या। अभी के लिए समझने के लिए बस ये समझ लें कि ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, एनी एंटिटी, एनी पर्सन, किसी भी किस्म का कोई इंसान या कोई गाड़ी या कोई भी बॉल या लैपटॉप, कुछ भी जो है वो एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। और ऑब्जेक्ट की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी ये कि उसके कुछ खसूसियात होती हैं और दूसरी उसके कुछ बिहेवियर होते हैं, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज समझिए जी, आपने जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पिछले सेमेस्टर में पढ़ी थी उसमें कुछ ऐसे लूप होल या ऐसी कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी या ऐसे कुछ मामला थे, लिमिटेशंस थी, जिनकी वजह से जो दुनिया है वो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ मूव कर गई। वो लिमिटेशंस क्या थी उसको हम इंटायरली एक एक को तो डिस्कस नहीं कर सकते, पर जो मेजर दो प्रॉब्लम है उन पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो ये लिमिटेशन है कि जी अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, एक डेटा को एक्सेस करने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें सिर्फ दो ही चीजें हैं, या आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं या आप डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। इसको मैं जरा एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, इस पे थोड़ी सी बात भी करेंगे हम अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है क्या। अगली स्लाइड हमारी वही है। दूसरी बात आ रही है जी रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, यानी जो हमारी रियल वर्ल्ड मॉडलिंग है उसके कंपैटिबल नहीं थी हमारी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। कैसे नहीं थी ये भी हम फर्दर बात करेंगे, पर अभी फिल वक्त मैं आपके साथ बात करूंगा जी अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस पे। ये क्या है? अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस को समझने से पहले हमें दो टर्म्स को समझना पड़ेगा, ग्लोबल डेटा या ग्लोबल वेरिएबल, लोकल डेटा और लोकल वेरिएबल। ये चीजें क्या है ये मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। थोड़ी सी बस उसकी टर्मिनोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग बना लें। ग्लोबल डेटा वो डेटा होता है जिसको विद इन अ मॉड्यूल, मॉड्यूल कहते हैं जी एक फाइल को, एक फाइल के अंदर कहीं भी कोई भी फंक्शन उसको एक्सेस कर सकता है। मतलब एक डेटा आपने बनाया, उस डेटा की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसको ये 3 फंक्शन एक्सेस करेंगे, 4 फंक्शन एक्सेस करेंगे। उसमें उस फाइल में अगर 100 फंक्शन है, 1000 फंक्शन है, तो 1000 के 1000 फंक्शन जो है उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे पास होता है ग्लोबल डेटा। अच्छा, लोकल डेटा हमारे पास होता है कि जी जो डेटा विद इन अ फंक्शन सिर्फ यूज हो सकता है, फंक्शन के आउटसाइड, यानी फंक्शन की जो बॉडी है, जो हमारे पास कर्ली ब्रेसेस है, उसके बाहर वो यूज नहीं हो सकता।
अगर हमने फंक्शन 1 में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वो उसका स्कोप फंक्शन 1 के अंदर ही रहेगा, फंक्शन 2 में उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता अनलेस के हम फंक्शन 1 से रिक्वेस्ट करके उस डेटा को वहां से उसकी वैल्यू रिटर्न करवा लें। अदरवाइज उसका स्कोप वो फंक्शन के अंदर ही रहेगा। अब चलिए जरा मैं आपको एग्जांपल से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे जी कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में या लोकल या ग्लोबल डेटा में क्या फर्क है। सबसे देखिए, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाने लगा हूँ जिसका नाम मैंने इंट एग्जाम्पल रखा जी। इस फंक्शन को चलने के लिए कोई पैरामीटर्स रिक्वायर्ड नहीं है। मैं जरा इसकी प्रॉपर स्पेसिंग कर लूँ। अच्छा, अब इसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसको मैंने बोला एल ए। एल ए मतलब लोकल टाइप का एक वेरिएबल है जिसका नाम मैंने ये रखा है, ठीक है। और इसमें मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी 5, और ये रिटर्न क्या करवाएगा हमारे, रिटर्न एक इंटीजर वैल्यू करवाएगा। वो हम कुछ भी करवा सकते हैं, तो हम ये जो हमारा लोकल वेरिएबल एल है इसी को ही रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक हो गया जी। एक और वेरिएबल मैं बनाने लगा हूँ जी जो इन सब स्कोप से बाहर होगा, इन फंक्शंस के स्कोप से, और ये मॉड्यूल के अंदर होगा। और मॉड्यूल को हमने ऊपर डिस्कस किया कि मॉड्यूल क्या होता है। मतलब इस फाइल के अंदर इस वेरिएबल को हम इसके नीचे जितने भी फंक्शन आएंगे उसमें एक्सेस कर सकेंगे। मैंने बोला जी इंट जी ए ग्लोबल वेरिएबल है और इसमें मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी 10। ठीक हो गया जी। अब मैं अपने मेन फंक्शन में आया हूँ। मेन फंक्शन में आके मैंने कोशिश की है कि जी इसको एक्सेस करने की, ग्लोबल वेरिएबल को और लोकल वेरिएबल दोनों को। अब देखिएगा जी जरा, अब होता क्या है, जैसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट एफ और परसेंटेज डी की कमांड दे के, सॉरी इनको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है मैंने, परसेंटेज डी, और यहाँ पे मैंने सबसे पहले उसको बोला कि आप ऐसा करो जी ए प्रिंट करवा दो। ठीक है। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ कंपाइलर में, तो ये देखें जी हमारे पास जो आउटपुट आती है वो 10 आती है हमारे पास। ठीक हो गया जी। मतलब ये वाला वेरिएबल हम हमारे पास एक्सेस हो रहा है। अब जरा देखते हैं कि जी दूसरा जो वेरिएबल है, जो हमारे पास ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है विद इन दिस फंक्शन, क्या वो हमारे पास एक्सेस होता है या नहीं होता। मैं क्या करने लगा हूँ जी, मैं सिंपल इस पूरी लाइन को मैंने कॉपी किया और इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, और यहाँ जी ए की जगह मैंने एल ए लिख दिया, और अब इसको मैं रन करता हूँ। अच्छा, जैसे ही आप रन करेंगे ये देखिए यहाँ पे वो बता रहा है एल ए वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। मतलब क्या है जी, वो कह रहा है कि जी ये जो वेरिएबल है ना एल ए, मैं इसको नहीं जानता ये आपने कहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है जी स्कोप का। ये हमारे पास जो वेरिएबल पड़ा हुआ है ये हमारी ग्लोबल स्पेस में या ग्लोबल स्कोप में पड़ा हुआ है। इस वेरिएबल का जो स्कोप है वो ग्लोबल है, इसको इसके नीचे जितने भी फंक्शन है वो एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो वेरिएबल एल ए है, इसका स्कोप सिर्फ यहां से लेके यहां तक है। ये वेरिएबल सिर्फ इतने एरिया में यूज हो सकता है, इसके अलावा यूज नहीं हो सकता। अगर हमने इसको एक्सेस करना है तो हम इस फंक्शन से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ये वाला जो वेरिएबल है ना, ये भाई हमें इसकी वैल्यू चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल ये करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल जो हमने फंक्शन बनाया है उसको कॉल करते हैं, और वो जैसे ही कॉल होगा पहला कंट्रोल इस लाइन के पास आएगा, एक वेरिएबल बनाएगा, दूसरा कंट्रोल इसके पास आएगा, वो वेरिएबल जो उसमें वैल्यू होगी वो डिक्लेयर रिटर्न कर देगा। अब जरा चला के देखते हैं जी हमारे पास क्या आउटपुट आती है। ये देखें जी 105 आपके पास आ रही है आउटपुट। ये इस वजह से क्योंकि हमने प्रॉपर स्पेसिंग नहीं की हुई। मैं यहाँ पे या आप यहाँ पे परसेंटेज डी के बाद डैश ऐड कर दें, या जो भी आपको मुनासिब हो, यहाँ पे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, स्लैश ऐड करना चाह रहे हैं, स्लैश टी करना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी है। मैं इसको फिर रन करने लगा हूँ जी। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें जी 10 और ये 5 हमारे पास आ गया। होप्स हो कि आपको ग्लोबल और लोकल वेरिएबल या लोकल डेटा या ग्लोबल डेटा की समझ आ गई हो। अब हम जरा फर्दर इस पे बात करते हैं कि जी ये अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस हमारे लिए डिसएडवांटेज क्यों है। ऐसी कौन सी मतलब चीज़ है जिसकी वजह से हम ये एक प्रॉब्लम हम। अच्छा जी, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबल डेटा रखने में प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, सबसे पहले ये देखिए हमने एक शॉर्ट टाइप का एक वेरिएबल बनाया जिसको प्रो आईडी बोला। शॉर्ट क्या है ये आपको ऑलरेडी पता है,
मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ। अगर नहीं पता तो फिर भी इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो दे दूँ कि हमारे पास अगर हमने कोई इंटीजर की लेस वैल्यू रखनी हो तो उसके लिए हम शॉर्ट रखते हैं। अगर वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो तो उसके लिए हम इंट या लॉन्ग को यूज़ करते हैं। फिलहाल समझने के लिए ये समझ लें कि जो शॉर्ट है ये आपके पास मेमोरी में 2 बाइट्स लेता है और इंटीजर आपके पास 4 बाइट्स लेता है। अगर इसको मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो आपके पास जो मैक्सिमम डिजिट आएगा वो 5 के हिस्से से ज़्यादा नहीं हो सकता शॉर्ट में। 65,500 समथिंग फिगर है, उससे बड़ी वैल्यू आप शॉर्ट के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप इससे बड़ी वैल्यू की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आपको इंटीजर या कोई और डेटा टाइप जो है लॉन्ग या साइन लॉन्ग या अनसाइन लॉन्ग वो आपको रखना पड़ेगी। अच्छा, ये हमने ग्लोबल डेटा बनाया जिसको देखें हमारे पास 3 के 4 फंक्शन है हमारे पास, और 4 के 4 फंक्शन इस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे हमारे पास 100 फंक्शन भी होते तो 100 फंक्शन इस डेटा को एक्सेस कर सकते थे। अच्छा, अब जरा सोचें कि अगर ये हमारा डेटा ऐसा है, जो हम ये चाह रहे हैं कि 4-5 फंक्शन फंक्शन को ऐसा समझ लें कि यूजर है जी, आपके 4-5 यूजर से ज्यादा इसको नहीं एक्सेस करना चाहिए। तो उसके लिए हमें जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है वो एड्रेस नहीं करती। वो हमें बस यही कहती है या आप डेटा को लोकल रख सकते हैं या उसको ग्लोबल रख सकते हैं। पहली प्रॉब्लम तो हमारे पास ये आ गई। अब दूसरी प्रॉब्लम जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। इन केस अगर ये हमारा जो ग्लोबल डेटा है इसमें कोई चेंज होता है ना, उसका चेंज का इफेक्ट इन तमाम फंक्शंस के ऊपर पड़ेगा। अब जरा देखिएगा जी, मैं करने क्या लगा हूं। हमारा बिजनेस रूल ये कह रहा है, यानी कि समहाउ ये कह लें कि हमारा पहले छोटा सा बिजनेस था, उसमें जो प्रो आईडी मीन प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट की जो आईडी थी वो हमारे पास सिर्फ 5 हिस्से की थी। अब हम ये कह रहे हैं कि 5 हिस्से के बजाय अब हमारे पास प्रोडक्ट्स बढ़ गई हैं, हमने इसकी 7 हिस्से की आईडी करनी है। अगर मैं इसके 7 हिस्से की आईडी करता हूँ तो ये अंडरस्टूड बात है कि ये वैल्यू 5 डिजिट से बढ़ गई है, और इसको होल्ड करने के लिए अब हमारे पास शॉर्ट काम नहीं करेगा। तो अब मैं इसको कर देता हूँ जी लॉन्ग। लॉन्ग में आपके पास 9-10 डिजिट्स आ सकते हैं, आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं, और आपकी बुक्स में भी लिखी हुई है इसकी डिटेल, लॉन्ग और शॉर्ट और इनकी क्या जो रेंज है। अब जरा देखते हैं जी, मैं अगर यहाँ पे मेन में आके, जहाँ मैंने प्रोडक्ट की आईडी को सेव किया हुआ है, मैं यहाँ पे आके क्या करने लगा हूँ, मैं प्रिंट करवाने लगा हूँ प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैंने बोला जी परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, और यहाँ मैंने प्रिंट करवा दी वैल्यू ए की। ठीक हो गया जी। ए क्या है जी, ए हमारे पास ये वेरिएबल है जो मेन में डिक्लेयर है, और वो प्रोडक्ट आईडी इसमें इसकी वैल्यू लिए हुआ है। अच्छा, प्रोडक्ट आईडी में क्या है, उसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है। अच्छा, पहले मैं जरा 5 तक इसको प्रिंट करवा के आपको दिखा दूं ताकि थोड़ी सी कंफ्यूजन जो रहती है वो दूर हो सके। और इसको भी मैं शॉर्ट कर देता हूँ। शॉर्ट किया और इसको मैंने रन किया। जैसे ही मैं रन करता हूँ हमारे पास आउटपुट आती है जी 1 2 3 4 5। ठीक हो गया जी। अब इस शॉर्ट को मैंने चेंज किया, इसको मैंने लॉन्ग कर दिया, और लॉन्ग में जाके यहाँ पे मैंने 6 7 कर दिया। अब मैं इसको फिर रन करने लगा हूँ जी। अब देखिएगा, अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कुछ रैंडम सी वैल्यू आ रही है, कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है जो कि अनएक्सपेक्टेड है। मतलब हमारे प्रोग्राम में एक बग है, एक प्रोग्राम में एक मसला आ गया। वो मसला क्या है, वो मसला ये है कि यहाँ हमारे पास शॉर्ट है रेंज और यहाँ हमारे पास लॉन्ग है। सिंपल सोल्यूशन इसका क्या है कि जी आप इस शॉर्ट को लॉन्ग कर दो। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जी आपके सिंपल सोल्यूशन तो बिल्कुल ठीक है, पर अगर यहाँ पे 100 फंक्शन होगा तो आप क्या करेंगे? हर फंक्शन को जा जा के आप उस शॉर्ट को लॉन्ग वहां पे आपको टाइप करना पड़ेगा, और बाज़ औक़ात आपको ये चीज़ें कंसेप्चुअलाइज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाती है। आपको नहीं पता होता कि आपकी ये प्रोडक्ट की आईडी किन किन फंक्शन में यूज़ हो रही है, और उनको कंसेप्चुअलाइज करना ज़रा यूज़र के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये जी हमारे पास स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की पहली प्रॉब्लम थी कि हमने इन फंक्शंस को रिस्ट्रिक्ट करना है या इस डेटा को रिस्ट्रिक्ट करना है कि हम इसको पर्टिकुलरली किसी फंक्शन से या किसी एक
एंटिटी के साथ हम इसको लिंक करके ये डेटा उसका उसी में ही रहे। और अगर इसको 3-4 फंक्शन एक्सेस करना है तो 3-4 ही कर सकें, उससे ज़्यादा वाले फंक्शन इसको एक्सेस ना कर सकें। उसको हम एड्रेस करेंगे। अभी फिल वक्त प्रॉब्लम को समझ लें। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इंशाल्लाह हम ऊप की जब डिस्कशन स्टार्ट करेंगे ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो उसमें हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे बकायदा। अच्छा जी, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग को कंसेप्चुअलाइज करने के लिए पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इस पे बनाएं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है उसमें हम देखते हैं कि हमने कोई भी किसी भी चीज का अगर फंक्शन बनाना है तो फंक्शन उसका अलग बनता है, और अगर हमने कोई डेटा डिफाइन करना है तो वो डेटा हमने अलग डिफाइन करना है। हम विद इन फंक्शन भी डेटा डिफाइन कर सकते हैं, पर हमें बाज़ औक़ात ऐसी भी जरूरतें पड़ती हैं कि हमने कुछ वेरिएबल फंक्शन के बाहर भी डिक्लेयर करवाना होता है। अब रियल वर्ल्ड मॉडलिंग ये कहती है कि हमारे पास जो एक ऑब्जेक्ट आता है, मिसाल के तौर पर एक कार आती है, तो हम ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी फंक्शनैलिटी कहीं और हो, उसके कलर की इंफॉर्मेशन कहीं और हो, उसके इंटीरियर की इंफॉर्मेशन कहीं और हो, उसके एक्सटीरियर की इंफॉर्मेशन कहीं और हो। ऐसा नहीं होता। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में ये होता है कि एक कॉम्पैक्ट एक मैप बनता है, या एक कह लें कि उस मैप के ऊपर एक पूरा ऑब्जेक्ट बनता है जो उस कार के कलर, उस कार के बिहेवियर, यानी उसके एट्रीब्यूट्स और उसका जो फंक्शनैलिटी है, उन दोनों को मतलब हमारे पास एक यूनिट बनता है जिसको हम कार बोलते हैं, और वो उसको लेके चलता है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मुमकिन है शायद अभी आपको इस बात की समझ ना आए, पर हम नेक्स्ट चल के देखेंगे। हमने डेटा को और फंक्शन को कॉम्पैक्ट करके एक जगह पे रख देते हैं, उसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और उस ऑब्जेक्ट को हम यूज करके आगे फर्दर इसको लेके चलते हैं। तो ये रियल वर्ल्ड मॉडलिंग है जी। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इस रियल वर्ल्ड मॉडलिंग पे यूजलेस थी, मतलब यहाँ पे वो इस चीज को एड्रेस नहीं कर पा रही थी। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा फर्दर हम लेके गए और उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे शिफ्ट करके हमने इस प्रॉब्लम को भी ओवरवेलम कर लिया। अब इसमें काफी कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में है, और इसमें ऊप में उनको एड्रेस किया हुआ है। मैं उन सारी को तो डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं एक एक को डिस्कस करने लग जाऊं तो बहुत ज्यादा हमारी मतलब टाइम कंजम्पशन होगी। तो मेरे साथ आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा जी। इन चीज़ों को स्टडी करें, मतलब गूगल पे जाके क्यूरी करें व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड अप्रोच एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। और अगर उसमें किसी पॉइंट की आपको नहीं समझ आती तो मैं हाजिर हूँ, मैं आपको उस पर अकोमोडेट करने की जहां तक हो सका कोशिश करूंगा। तो आप थोड़ा सा खुद भी काम करें। जैसे समझ लें कि जी फंक्शन ओवरलोडिंग स्ट्रक्चर अप्रोच में नहीं होती, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में या सी प्लस प्लस में ये होती है। तो इसको कैसे मतलब डिफाइन करना है, उसकी एग्जांपल अगर आपको चाहिए होगी तो हम उसके लिए कोई लाइव सेशन भी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को रिसर्च कीजिएगा। बाकी हमारे पास जो दूसरी टर्म्स रह गई हैं जी, बेसिक टर्म्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।